तो आज थोड़ा सा फोकस है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है। अब इनके बारे में पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और उससे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है, लास्ट टाइम ने जीन थेरेपी में देखा था। तो हम जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो उनमें भी जेनेटिक चेंजेस या जेनेटिक चेंजेस इसमें भी किया जा सकता है। ठीक है। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज। उस स्टेज पे भी किया जा सकता है, इवन प्लेसेंटा के थ्रू भी जाइगोटिक स्टेज पे भी किया जा सकता है। ठीक है। प्री पैरेंट बेबी वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें ये समझेंगे। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ अ पिग। ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक हो गया। ठीक है। हमारे ह्यूमन स्पीशी का सेल जो है वो हम पिग, तो ये एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। जबकि ह्यूमन ऑर्गन्स स्पेसिफिक सेल, जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक कोड होता था, जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड क्या बताता है कि कौन सेल को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है। उसको डायरेक्शंस देता है। तो वही जेनेटिक कोड हम अगर दूसरे एनिमल में इंसर्ट कर देते हैं थ्रू स्टेम सेल्स। ठीक है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? वो सेल जो कि दूसरे सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स को हम इंजेक्ट करते हैं एम्ब्रियो में, और ये एक्सपेरिमेंट 2020 में और उससे पहले भी हो चुका है कि हमने एक किडनी डेवलप की है, ह्यूमन किडनी, इन एम्ब्रायनिक स्टेज ऑफ पिग्स। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है, सक्सेसफुल रिसर्च। तो थर्ड भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों तीनों का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of sperm producing cells, development of stem cells into functional embryos, prevention of mitochondrial diseases in offspring। ये अभी कार्टी सेल थेरेपी और माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी देखेंगे। ठीक है। तो उससे इसका आंसर मिलेगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अभी हमने स्टेम सेल्स देखे। सोमेटिक सेल क्या होते हैं? सोमेटिक सेल होते हैं अर्ली स्टेजेस में, जब एम्ब्रायनिक स्टेज होती है। एम्ब्रायनिक स्टेज स्टार्टिंग में जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, ह्यूमन एम्ब्रियो। ठीक है। फिर फीटस जो बोलते हैं उस फॉर्म में आता है। तो ये स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। तो उसमें ये फर्स्ट स्टेज में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ऑर्गन्स बन। ठीक है। तो वो सेल जो होते हैं ना, उन्हें सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। वो अर्ली स्टेज में ही मिलते हैं। धीरे धीरे वो सेल, क्योंकि वो अपना फॉर्म ले लेते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं, हमारे हैंड्स लेग्स सब कुछ बन जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को इसलिए डेवलप करने के लिए ये जरूरी था कि एम्ब्रायनिक स्टेज पे ही सोमेटिक सेल्स लिए जाएं। तो उससे उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि उससे क्लोनिंग की जा सके। ह्यूमंस में तो नहीं कर पाए, बट डॉली द शीप हमने सुना ही है बहुत पहले से। ठीक है। पर उसके बाद भी उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती थी, इतना इजी नहीं था। उसके बाद काऊ और काफी सारी चीजें हुई, बट 10 साल 20 साल बाद। तो उसमें जो भी क्लोनिंग में जो भी सेल्स यूज होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। अर्ली स्टेजेस में होते हैं इसके दो तीन यही क्वालिटीज है कि अब बस अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में मिलते हैं इसलिए। और बाद में लेटर स्टेजेस में बोलते हैं oocytes। oocytes, साइट्स जहां भी आएगा, साइट्स मतलब सेल। ठीक है। तो ये काम होता है। तो इसमें क्या, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। In the context of development in bioinformatics, the term transcriptome sometimes seen in the news refers to। अब हमने मैसेंजर आरएनए पढ़ा था। मैसेंजर आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए की तरह क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि उसके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? अगर सिर्फ सिंपल डेफिनेशन पे जाएं तो ट्रांसक्रिप्ट होती है कि हम जो भी अभी बोल रहे हैं, अगर इसी की एक समरी रिटन फॉर्म में लिख दी जाए तो वो होती है ट्रांसक्रिप्ट। तो ऐसे ही आरएनए क्या होते हैं? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वो उन्हें कहा जाता है कि वो हमारे जीनोम की ट्रांसक्रिप्ट है।
तो जीनोम की एक समरी है, जीनोम की उनके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो इसलिए उनके पास एमआरएनए के पास एड्रेस है कि कौन सा जीनोम कौन सा जीन कहाँ पे है। ठीक है, कौन सा जीन क्या काम करता है, इसलिए एमआरएनए का एप्लीकेशन है कि जब भी हम जीन थेरेपी करते हैं तो स्पेसिफिक डीएनए को अगर हमें टारगेट करना है तो हम एमआरएनए को मैसेंजर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, वो एक ट्रांसक्रिप्ट की तरह यूज होता है, इसलिए द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम एमआरएनए के लिए यूज होता है। इसलिए द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसक्रिप्टोम एंड जीनोम सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड इन द डीएनए एंड एक्सप्रेस्ड बाय आरएनए। एक्सप्रेस मतलब वही ट्रांसक्रिप्ट, उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो आरएनए में। ठीक है, अब ये है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, या सिंपल वर्ड्स में थ्री पैरेंट बेबी। थ्री पैरेंट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में दो पेरेंट्स है, ठीक है, मेल फीमेल, उनके सेल्स मिले और वो दो दो जीन्स मिले और एक जीन में, एक डिफरेंट जीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, सिंपल आईवीएफ जो थेरेपी है, उसमें क्या होता है कि बस वही फॉर्म वही सेल्स लिए जाते हैं, एग्स एंड स्पर्म लिया और बाहर लैब में उसे डेवलप किया। लैब स्टेज में उसे फर्टिलाइजेशन करने के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन के स्टेज पे आ जाता है, उसे दोबारा यूटेरस में इंसर्ट कर देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, दो लोगों के सिंपल एग्स एंड स्पर्म लिए, फर्टिलाइज किया और वापस फीमेल बॉडी में कर दिया। अब ये तो हो गया सिंपल आईवीएफ। अब माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज द बैटरी। ठीक है, जो बैटरी होती है सेल की, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसे। माइटोकॉन्ड्रिया की लेकिन स्पेशल बात ये भी है कि जो स्पेसिफिक जीन माइट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फीमेल का ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफर होता है अपनी बेबी में। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि एनर्जी फीमेल ही देती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो भी रिप्लेस किया जाएगा तो फीमेल के सेल से रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, मेल सेल से नहीं किया जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया होगा एग में, और एग किस में पाया जाता है, फीमेल में। ठीक है, थ्री पैरेंट बेबी में क्या होता है कि ये पहले डायग्नोज होता है कि जो एग है एक फीमेल का, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिसीज्ड है, नॉन फंक्शनिंग है। ठीक है, एग सेल का। तो अब उसे कैसे रिप्लेस, उसे रिप्लेस नहीं करते, उसे क्या करते हैं, उसके जो एग का न्यूक्लियस है सेल का, वो निकाल लेते हैं, और जो डोनर का एग है उसका न्यूक्लियस निकाल के उसमें न्यूक्लियस डाल दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते कि उसका डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के इनके सेल में डाला, ऐसा नहीं होता। डोनर का वैसे ही रहता, डोनर का न्यूक्लियस निकाल के डोनर के सेल में जो फीमेल होगी उनका एग का न्यूक्लियस डोनर के सेल में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों दो तरह दो टाइप है, लेकिन हमेशा डोनर का जो एग होगा वो इंटैक्ट रहेगा, डोनर के एग का न्यूक्लियस निकाला जाएगा और रिप्लेस किससे किया जाएगा, जो फीमेल पेरेंट है उसके न्यूक्लियस से। ठीक है, उसका डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया जो मतलब हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंटैक्ट रहेगा सेल में। ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट। अब इससे थ्री थ्री पैरेंट क्यों हो गए, क्योंकि इसमें दो एक्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, दो फीमेल एक्स का, एक तो मदर का एग हो गया, दूसरा डोनर का एग हो गया। ठीक है, स्पर्म एक पर्सन का ही रहेगा, मेल का, तो थ्री पेरेंट्स हो गए। ठीक, अब इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, इसलिए दो नाम दे दिए गए। एक हो गया मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, तो इसमें क्या करते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर टू डोनर्स एग। ठीक है, सिंपली एग निकाला उसे, आईवीएफ में क्या करते हैं, पहले फर्टिलाइज करते हैं फिर वापस यूट्रस में डालते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, सिंपली अनफर्टिलाइज एग का न्यूक्लियस लिया और डोनर के एग में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद डोनर का एग को फर्टिलाइज किया। ठीक है, फिर वापस उसे आईवीएफ के थ्रू यूट्रस में डाला। ठीक, ऐसे। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, पहले मदर का जो एग है उसको फर्टिलाइज करें, फिर वो जो न्यूक्लियस बनेगा उस न्यूक्लियस को डोनर के
सेल में डाला जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस था, जैसे आईफोन में होता है ना प्रो वर्जन आता है, ठीक है, तो आपका एक सिंपल वर्जन हो गया। जो सिंपल वर्जन है उसे ट्रांसफर किया तो मेटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। प्रो वर्जन है यानी अपडेटेड वर्जन है, फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज करके ट्रांसफर किया तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, तो इस तरह से नाम याद रखना है। प्रो वर्जन मतलब फर्टिलाइज्ड भेजा है, और मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर यानी अनफर्टिलाइज्ड एग को पेरेंट के, डोनर के न्यूक्लियस में ट्रांसफर किया। ठीक है, अब इस ये हो गए दो मेथड्स। इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ओनली मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्ड इन द एग आर इनहेरिटेड। ठीक है, तो मदर के ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही इनहेरिटेंस में आते हैं, फादर के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आते। और यही थेरेपी थी पूरी। डिसीज माइटोकॉन्ड्रिया ही जब मेन बैटरी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, अगर उसमें डिसीज होगी। और दूसरी बात यह कि उसमें कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती भी है, वाई क्रोमोसोम भी होता है, एक्स क्रोमोसोम कुछ पार्ट का, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका जेनेटिक एक पहचान भी कैरी करता है। ठीक है, इसलिए जब इसीलिए होता है कि जब भी जेनेटिक डिसीजेस जो होती हैं मोस्टली क्या होती है, मदर से ट्रांसफर होती हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर का ही ट्रांसफर होता है आपकी फ्यूचर जनरेशन में। ठीक है, तो ये थी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के दो टाइप्स। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर एमएसटी और प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, इसे थ्री पेरेंट बेबी भी कहते थे, कभी कभी डिजाइनर बेबीज भी। बेसिक मेन एप्लीकेशन इनका यही है, डिसीज माइटोकॉन्ड्रिया को हटाना। बट फैंसी एप्लीकेशंस भी करने लगे हैं लोग उसके, कि थोड़ा अगर दो तीन थ्री पेरेंट बेबी बना के डिजाइनर बेबीज जैसा मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट भी आ गया था। आइस का कलर चेंज करना और वो सब, क्योंकि दूसरे का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है तो जीन इन्फॉर्मेशन उनकी तो रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो जीन भी इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जब हम कार्टी सेल थेरेपी पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो उन टर्म्स को पहले देख लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? बायोमार्कर्स, ये समझ लो कि जब आप, जैसे आपको फीवर आ रहा है तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया। फीवर क्या बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस है, वायरस है। तो टेम्परेचर जो बढ़ गया, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना, वो बायोमार्कर है कि आपके यहाँ, आपकी बॉडी में कुछ पैथोजन बाहर से आ गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो बायोमार्कर हो गया। दो तरीके ये तो टेम्परेचर चेंजेस हो गए। दूसरा ये भी होता है कभी कभी कोई कंपोनेंट है वो एक्सेस में जनरेट होने लगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो वो भी बताएगा, वो भी एक बायोमार्कर की तरह हो गया कि आरबीसी ज्यादा हो गए, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्लूइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो भी एक मार्कर की तरह है कि ये बायोमार्कर है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इन्हीं को बायोमार्कर्स कहते हैं कि यानी सब्सटेंस, स्ट्रक्चर और प्रोसेस that can be measured in the body or its products and influence or predict the incidence of outcome or disease. ठीक है, तो डिसीज के बारे में बता सकते हैं कि ये कोई ना कोई डिसीज होने वाली है। हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये डिसीज है। ठीक है, हमारे गले में कफ ज्यादा होने लगा तो ये डिसीज है। ठीक है, हमारी आंखों से पानी आ रहा है, अलग अलग सिम्टम्स से लोग, सिम्टम्स से डॉक्टर्स जैसे चेक कर लेते हैं कि कौन सी डिसीज हो सकती है, उसी तरह सिम्टम्स भी होते हैं। सिम्टम्स तो डायरेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट की कोई कोई, जब आप लैब टेस्ट कराते हो तो उसमें होता है कि लिपिड्स बढ़ गए हैं, कभी मलेरिया वगैरह का देखते हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, ये सारे बायोमार्कर्स। ठीक है, ये हो गए बायोमार्कर्स। अब ऑटो इम्यून डिसीजेस, कंडीशंस इन विच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली डैमेजेस हेल्दी सेल्स इन योर बॉडी। ठीक है, तो ज्यादातर हमारी मोस्टली हम जो इलाज करते हैं वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही करता है, कोई मेडिसिन नहीं करती है। हमारी जो मेडिसिन या वैक्सीन होती है वो ये बताती है इम्यून सिस्टम को कि इसके अगेंस्ट तुम्हें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एंटीबॉडीज फिर उससे डिसीज से लड़ते हैं। ठीक है, अब यही जो एंटीबॉडीज हैं, बी सेल, टी सेल, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, साइट्स हमेशा सेल, तो नाम इनके ऐसे हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स में मोस्टली पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। वो बी सेल और टी सेल भी देखेंगे वो क्या क्या काम करते हैं। अब यही, अगर उनको लॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिले कि ये हमारे लिए खराब है, वो जेनेटिक्स मोस्टली होता है, इसीलिए जेनेटिक डिसीज होती है। और ऑटोइम्यून डिसीजेज जो मोस्टली होती हैं वो जेनेटिक होती हैं,
कि हमारा जो जीनोम है उसमें कहीं लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो अटैक करता है। हम हमारा इम्यून सिस्टम जो है हेल्दी सेल्स को भी अटैक करता है। ठीक है, तो हेल्दी सेल्स को अटैक करेगा तो वो डैमेज होंगे। तो ऐसी कई सारी डिसीज होती है, जेनेटिक होती है, जिनमें आपके हेल्दी सेल्स को अटैक करता है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता प्रॉपरली। ठीक है, ये मेंटल या किसी आपके ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो ये बहुत सारे, तो ज्यादातर ये होंगी ऑटोइम्यून डिसीजेस, जेनेटिक डिसीजेस होती है, क्योंकि जीन मेकअप की प्रॉब्लम्स की वजह से। अब तीसरा है सेल फ्री डीएनए। सेल फ्री डीएनए क्या है? मोस्टली हमने देखा डीएनए जो है सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब जो सेल जो उसके रेसिड्यूज, ठीक है, कभी कभी सेल से बाहर लिक्विड्स में आपके ब्लड स्ट्रीम में कहीं पे पाया जाए वो डीएनए के अगर कंपोनेंट्स, तो वो उन्हें हम कह देते हैं सेल फ्री डीएनए, सीएफडीएनए। स्मॉल fragments of nucleic acids that are released from cells and found outside the cell in a body fluid such as plasma, urine and cerebrospinal fluid। इन चीजों में जो भी भाई डीएनए हमने देखा है, डीएनए किससे, न्यूक्लिक एसिड्स, मोस्टली न्यूक्लिक एसिड से बना है। तो वही स्मॉल फ्रेगमेंट्स न्यूक्लिक एसिड्स के जब हमारे फ्लूइड में बॉडी में रिलीज हो जाते हैं गलती से स्मॉल फ्रेगमेंट, तो उन्हें सेल फ्री डीएनए कह देते हैं। ठीक है, अब इनकी क्वांटिटी जो है ब्लड में अगर कोई कंडीशन होगी तो उसमें बढ़ती जाएगी, और यही बायोमार्कर की तरह भी हो गया। ठीक है, अगर सेल फ्री डीएनए हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो बताए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारे, कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं या ऑटो इम्यून डिसीज हो रही है, इस वजह से इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बायोमार्कर की तरह यूज होता है, सीएफडीएन। तो इट कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन फीटसेस, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा कि ब्लड में, ब्लड टेस्ट में हमें ये पता चलेगा कि न्यूक्लिक एसिड ज्यादा रिलीज हो रही है, तो इस वजह से हम कैंसर सेल की वजह से रिलीज हो रही है, ये डिटेक्ट करके अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड अदर पैथोलॉजिकल डिसीजेस डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसका इलाज टाइमली हो सकता है। यही मेन एप्लीकेशन इसका ये भी होता है, जब भी ट्रांसप्लांट होता है कोई ऑर्गन दूसरी बॉडी में, तब सेल्फ फ्री डीएनए का टेस्ट किया जाता है कि अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया है तब तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है तो डैमेज होके सेल्स न्यूक्लिक एसिड्स रिलीज करेंगे, तो उससे डिटेक्ट होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की ये भी, ये एक सेल्फ डीएनए क्या है, एक बायोमार्कर। ठीक है, अब आते हैं चिमेरिक या किमेरिक, किमेरिक बोलते हैं वैसे, किमेरिक ऑर्गेनिज्म। तो इनमें क्या होता है कि एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर था। ठीक है, उसका बोलते हैं कि हेड जो है लायन का था, बॉडी वॉज ऑफ अ गोट, और टेल ड्रैगन की थी, फायर ब्रीदिंग, तो एक मिथिकल क्रिएचर है, तो उससे ये नाम डिराइव किया गया है। ठीक है, तो क्या बताता है, उसमें एक ही पर्सन में तीन तीन चार चार स्पीसीज थी। ठीक है, तो जो भी ऐसा होगा जिसमें दो लोगों की डीएनए के अलावा, क्योंकि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म क्या है, दो लोगों का डीएनए कंबाइन होकर एक डीएनए बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर तीन का हो गया, जैसे हमने थ्री पैरेंट बेबी में भी देखा, ठीक है, तो क्या हो गया, चिमेरिक, उसमें तीन लोगों के डीएनए दिखेंगे। ठीक है, तीन लोगों के चार लोगों के जैसे भी मिक्स कर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और प्लांट्स और प्लांट किंगडम में ज्यादा हमने देखा है कई बार हाइब्रिडाइजेशन जिसे बोलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड स्पीसीज हमने उसमें देखा है, डॉग्स में मोस्टली, ये इसका हाइब्रिड है, ये उसका हाइब्रिड है। हाइब्रिड में दो स्पीशीज का, दो अलग अलग स्पीशीज को कंबाइन करते हैं, तो वो हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, कीमेरिक में उस दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो उन्हें कीमेरिक कह देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ह्यूमंस में कैसे फाइंड किया जाता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि थोड़े से कभी कभी रह जाते हैं ना, जब भी बेबी बॉर्न होता है तो उसके जो जेनेटिक्स हैं वो बॉडी में थोड़े से रह जाते हैं। ठीक है, तो सब कीमेरिक हो जाएगा। पूरी तरह कीमेरिक नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी में दो लोगों के डीएनए हैं, ठीक है, उससे आपका एक डीएनए बना, बट उसके अलावा भी एक फॉरेन डीएनए, इवन आप बेबी का भी हो, बट वो डिफरेंट डीएनए है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो भी स्प्लिट थोड़ा सा रह गया, उसे भी सब कीमेरिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कीमेरिक क्लियर हो गया। कीमेरिक ये होता है कि जो दो से ज्यादा स्पीसीज का, या आपकी एक ही बॉडी में दो अलग अलग डीएनए अगर पाया जाए तो वो हो गया
कीमेरिक है, ठीक है। आप आपका अपना ही डीएनए होना चाहिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म में अपना ही डीएनए होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो अब ये क्या है कि रिसेंटली एक मंकी डेवलप किया गया जिसमें दो सेट्स ऑफ डीएनए थे, जिसकी आंखें चमकती हैं, फ्लोरेसेंट फिंगर्स वगैरह ऐसा कुछ है। तो इससे एक अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो एक्समैन करके मूवी याद आ रही होगी, जिसमें म्यूटेंट्स वगैरह होते थे जिनमें पावर्स होती थी कि डिफरेंट स्पीशीज की, कि ये लिजर्ड बन जाता है, ऐसे ऐसे जो भी हॉलीवुड में ये फिल्म मूवीज बनती है ना। इवन स्पाइडरमैन तो सब जानते हैं, स्पाइडरमैन में कि स्पाइडर का डीएनए उसमें ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें स्पाइडर की पावर्स आ जाती है। तो वो भी कीमेरिक है, ठीक है। तो स्पाइडरमैन इज अ कीमेरा। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि स्पाइडरमैन इज अ कीमेरिक ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही होते हैं, तो मंकी भी ऐसे डेवलप किया गया, दो अलग अलग ब्रीड्स ऑफ मंकीज, उनको कंबाइन किया गया इससे। उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये कि मेरा हो गया। अब ये समझ अपनी बॉडी में जैसे होता है एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आपको आके बताता है कि ये वाली बीमारी है, इसके लिए तुम एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। तो एंटीजन क्या है? इंडिकेटर है, ट्रिगर है इम्यून रिस्पॉन्स का। जैसे पोलियो वैक्सीन में क्या होता है कि अगर डेड पोलियो वायरसेस हमने भेजे पोलियो वैक्सीन के थ्रू, क्या बताते हैं इम्यून सिस्टम कि ये वाला वायरस है, ये हो सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहो, ठीक है। इम्यून सिस्टम को ये बताता है। तो इम्यून सिस्टम क्या जनरेट करेगा? एंटीबॉडीज, उनसे लड़ने के लिए जो भी वायरस आने वाला है उससे पहले ही एंटीबॉडीज बना देगा, ठीक है। तो इसलिए एंटीजन बता मैसेंजर की तरह आता है, बताता है कि ये आप एक एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक। अब एंटीबॉडीज बनाता कौन है? टी सेल, बी सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट्स बोले थे ना, लिम्फोसाइट से तो ये सेल्स निकलते हैं। एंटीबॉडीज आर वाई शेप प्रोटीन्स दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस व्हेन इट डिटेक्ट्स एंटीजन, ठीक है। तो प्रोटीन्स ही हैं, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज से लड़ने के लिए एंटीजन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स कॉल्ड बी सेल्स। तो एंटीबॉडीज मोस्टली कौन प्रोड्यूस करेगा? बी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स आर इम्यून सेल्स दैट अटैक इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस। अब देखो, बी सेल और टी सेल का क्या अंतर है? बी सेल में क्या होता है कि कभी कभी जो अंदर से भी पैथोजेंस, क्या है, पैथोजन तो बाहर के ही जो भी है वो पैथोजेंस है, ठीक है। बट इंटरनली भी कभी कभी कोई चीज क्रिएट हो जाती है। मान लो इंटरनली कोई ऑर्गन ओवर फंक्शन करने लगा, ठीक है, बड़ा स्वेलिंग वगैरह हो गई, तो उसके लिए भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो बी सेल उसके लिए भी करेगा, एक्सटर्नल पैथोजेंस के लिए भी करता है, बट टी सेल्स जो है वो मोस्टली जो इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और डायरेक्ट डायरेक्ट लड़ता है उससे, ठीक है। तो इन दोनों का लास्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं डिफरेंसेस। Your lymphocytes include T cells and B cells. Both types are part of your body's defense. B cells make proteins called antibodies to fight pathogens. ठीक है? T cells protect you by destroying harmful pathogens and by sending signals that help control your immune system's response to threats. ठीक है? दोनों काम है, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करेगा और इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स भी करेगा कि और क्या करना है, ठीक है। बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए एंटीबॉडीज और एंटी। अब इनसे अब ये नाम आ गया देखो, कार टी सेल थेरेपी। इनमें से हमने तीन चार चीजें तो पढ़ ली, तीन चीजें। सी किमेरा पढ़ लिया, ठीक है। ए पढ़ लिया एंटीजन, टी पढ़ लिया टी सेल्स, ठीक है। तो किमेरिक एंटीजेंस जो होते हैं उनकी सिंपल सी थेरेपी टी सेल का यूज करके कार टी सेल थेरेपी हो गई, ठीक है। टी सेल को करते क्या इस थेरेपी में? टी सेल को बताते हैं कि तुम्हारे बॉडी में कैंसर आ गया है, ठीक है। तो तुम्हें कैंसर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है और कैंसर सेल को जाके ही अटैक करना है,
ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे देते हैं? आपका ब्लड मोस्टली क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल, बी सेल, बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे उससे, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। फिर टी सेल को जीन थेरेपी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं। जीन क्यों? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन उसे ये बताते हैं कि तुम्हें ना सिर्फ इन सेल्स को अटैक करना है, जो कि कैंसर सेल्स होंगे, कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं। तो जेनेटिकली उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि इस जीन के डिफरेंस की वजह से ये सेल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स बस इन सेल के अगेंस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो बॉडी के बाहर जीन थेरेपी करते हैं। कीमेरिक क्यों है? क्योंकि इन सेल्स को निकाल के हमने ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है। जेनेटिक चेंज किया। ठीक है। इसलिए कीमेरिक कह दिया कि अब जो टी सेल वापस जाएगा बॉडी में, वो नॉर्मल जो पहले हमारा जेनेटिक मेकअप था उससे डिफरेंट है। ठीक है। इसलिए कीमेरिक है, क्योंकि हमारे में एक अलग टाइप का जेनेटिक मटेरियल वापस आता है। ठीक है। इसलिए कीमेरिक है। तो ये हो गया कार टी सेल थेरेपी। टी सेल आके वापस बस इंफॉर्मेशन देगा कि भाई बस ये जो कैंसर के सेल्स हैं, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, इनके जो सेल सेल्स हैं इनको अटैक करना है। ठीक है। अब इनको डेवलप किसने किया? इसकी जो वैक्सीन है, ये दवा, उसका नाम है नेक्सकार 19। ठीक है। अब करते क्या है? डिजाइन टू टारगेट कैंसर सेल्स दैट कैरी द CD19 प्रोटीन। अब इंफॉर्मेशन उसने क्या किया कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी ना, तो पूछेंगे कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है जिसमें CD19 प्रोटीन है। ठीक है। तो ऐसा जेनेटिक जीनोम में चेंजेस करेंगे, उसमें लिखेंगे कि CD19 प्रोटीन जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, उसे आपको अटैक करना है। वैसे क्योंकि जीन, जब अगर ये जेनेटिक है तो होता क्या है कि शरीर, बॉडी को तो पता नहीं है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो जेनेट जीन्स ही बता रहे हैं हमें कि नहीं ये तो ठीक है, ये सेल डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताना कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जीन थेरेपी इसमें की जाती है कि उसको निकाल के फिर उसे दोबारा से थोड़े चेंजेस किए गए, जेनेटिक चेंजेस, और उसे बताया कि नहीं ये जो CD19 प्रोटीन जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल। ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट आएगा। तो ये हो गया। तो इसमें नेक्स्ट कार 19 जो इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं कि ये नेक्स्ट कार 19 उससे होता है। प्रोड्यूस किसने किया है? इंडिजिनस है। ठीक है। इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, विच कम्स अंडर सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक। और कंपनी का नाम है इम्यूनो एक्ट। IIT बॉम्बे के अंडर काम करती है इम्यूनो एक्ट। तो फ्री के लिए दो चार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये हो गई। नेक्स्ट कार 19 एसोसिएटेड विद कार टी सेल थेरेपी, प्रोड्यूस्ड बाय इम्यूनो एक्ट, इंडियन कंपनी। ठीक है। अप्रूव्ड बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ट्रीटमेंट किसका किसका करती है? ल्यूकीमिया एंड बी सेल लिम्फोमास और ब्लड कैंसर। ठीक है। ब्लड कैंसर के लिए। तो अब इसमें हमने, अब एक क्वेश्चन रह गया। ठीक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ recent advances in human reproductive technology, pro nuclear transfer is used for। समझ आ रहा है? आंसर इसका क्या होगा? डी, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है। दो दो टेक्निक्स थी उसकी। दो टेक्निक्स में से एक क्या थी? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर, जिसमें फर्टिलाइज करके फिर रिप्लेस करते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही ट्रांसफर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस यहाँ से रिमूव करके डोनर के सेल में डाल देते हैं। ठीक है। उसका न्यूक्लियस निकाल के। ठीक है। ये हो गया। अब इन टॉपिक्स के डाउट हो तो बताइए। सर, यस, आ गया।
So in both these cases, this PNT and MST, in both the cases, only nucleus is transferred, no? Yes, only nucleus is transferred. Mitochondria of the donor is kept intact because we need fresh mitochondria. Okay, we do not remove the mitochondria of the parent and transfer it to the donor. No, the opposite happens. We remove the nucleus of the parent mother, because nucleus Okay. will be taken from the egg. Okay, egg has the nucleus, so the nucleus of the egg will be taken from the mother and it will be transferred to the donor. Okay, both the cases. So there in donor's case, that nucleus will be removed and first Yeah, parent's nucleus. Okay. yeah, Yes. donor's nucleus is removed Okay. because the main genetic information is contained in the nucleus. Your Yes. genome is contained in the nucleus. Okay, so the donor's nucleus has to be removed. Otherwise, the main concept is you have to keep your genetics. The people want to keep their genetics, right? They want Okay. the baby connected to them. Okay. Even the same-sex couple, or they opt for the IVF, and they can donate. Or mostly it is mostly used by the people who cannot conceive, who have the problem of genetic diseases like the mitochondrial diseases. Okay, but its future applications can be the people who want their genetic their genetics to be in their baby, so they can opt for this as well. Yes, sir. Thank you. Okay, because the two females can donate their eggs. One's nucleus can be transferred to the other's eggs, and a donor sperm can be used to generate the baby. So same-sex couples can have their baby with their genetics as well. Okay, Okay, sir. Yeah. well, the best thing to remember is iPhone Pro. Okay, Pro means fertilized, upgraded, Pro nuclear transfer. When you want to remember in the examination room. और किसी के क्वेश्चन नहीं? चलो, तो अभी देखो जीन थेरेपी, जेनेटिक थेरेपीज और जीन्स के बारे में इतना था, और कुछ मैं बीच बीच में क्वेश्चंस और फैक्चुअल जो भी है वो ऐसे एक स्लाइड की तरह ऐड करूंगा। और इसके बाद जो मेजर टॉपिक में हम पढ़ेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है काफी टाइम से, बट उसके एप्लीकेशंस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज का बूम था, क्रिप्टो करेंसीज डाउन हो गई इंडिया में, बट उसकी वजह से था बूम पे, बट उस ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बहुत सारे, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तो हम सुनते हैं, इस वजह से हमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को एसोसिएट करते हैं कि ब्लॉकचेन मीन्स क्रिप्टो करेंसी, बट blockchain has major applications in record keeping, hospitals, in even government can use, and as well as in Web 3.0। ठीक है, तो ब्लॉकचेन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ज़्यादा आईटी वाले और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नॉलेज है उनको समझाने में भी प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा सा हम बेसिक उसका ओवरव्यू समझते हैं आज। फिर उसके थोड़ा सा डीप में जाएंगे। डीप में क्यों? क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, उसकी हमें एप्लीकेशन भी देखनी है कि आगे क्या क्या एप्लीकेशन होगी। तो ब्लॉकचेन की पहले नाम को ही हम डिवाइड कर लेते हैं, ब्लॉक और चेन। ठीक है, तो ब्लॉक्स की एक चेन होती है। ठीक, ब्लॉक्स क्या होते हैं? एक ब्लॉक क्या है? रजिस्टर है। एक रजिस्टर मेरे पास है, एक रजिस्टर तुम्हारे पास है। ठीक है, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, मैंने कहा कि आई सोल्ड यू 100 पेन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री की, तुम्हारे पास भी एक इंक्रिप्टेड की है, तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन, तुमने भी अपना रजिस्टर खोला, ये एंट्री, इस रजिस्टर की तुम्हारे दोनों के पास चाबी। तुमने देखा कि मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर करके लिखा है आई सोल्ड यू 100 पेन्स, ये ऑथराइज्ड, यहाँ ये ट्रूथ है। ठीक है, अब ये क्योंकि
इंक्रिप्शन है हमारे पास, जो भी है रजिस्टर की चाबी हम दोनों के पास ही है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब लिखने के बाद लेकिन अगर मुझे मेरा मन किया कि नहीं, इसे ना मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब तो तुमने देख लिया कि 100। अब मैं इसमें हेरा फेरी कर देता हूँ, मैं इसे 1 को 2 में चेंज कर देता हूँ, तो 200 हो जाएगा। बट जैसे ही मैं 200 करूंगा तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रू द चेन। ठीक है, तुम की लगाओगे, तुम देखोगे ये तो 200 दूसरी एंट्री होगी। वो टाइम स्टैम्प उस पर लग चुका है कि 11:29 पे 100 किया। अब इन्होंने एडिट किया है और इसे कह रहे हैं कि अब 200 पेन, तो तुम उसे ऑथोराइज नहीं करोगे, तो ये गलत है। ठीक है, ऑथोराइज नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, सिक्योर। ठीक है, इवन हैक, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर कोडेड है, अगर नॉर्मल कोड है तो उसमें हैक कर सकते हैं। ठीक है, हैक करके चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस जब करेंगे तो ऑथोराइजेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑथोराइजेशन की आपके पास है। बट इसमें क्या होता है कि फिजिकल ऑथोराइजेशन की है, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप, उसे आप जब अपने सिस्टम में लगाएंगे तो वो ऑथराइज करेगा। एक डिजिटल सिग्नेचर है, पेन ड्राइव्स है या दूसरी कोई भी डिजिटल चीजें हैं, वो आपकी एक ऑथराइजेशन की तरह यूज होता है। तो ब्लॉकचेन में इसलिए सिक्योरिटी है। अब ब्लॉकचेन में क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ, तुम्हारे भी रजिस्टर में लिख रहे हैं, ठीक है, वो पब्लिक को भी अवेलेबल है, देखने के लिए देख सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो ऑथराइजेशन चलेगा, ऑथराइजेशन चाहिए होगा। तो डेटा बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, एंट्रीज हम कर रहे हैं तो उसी एंट्री को एडिट नहीं कर रहे हैं, जो नई एंट्री अगर कर रहे हैं ना, नई एंट्री आएगी, एडिट तो कर नहीं सकते, तो हम नई एंट्री डाल रहे हैं, तो इस तरह डेटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डेटा तो बढ़ रहा है बट सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। ठीक है, और डबल ऑथेंटिकेशन है। आपका एक ब्लॉक बना हुआ है रजिस्टर, जिसे लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, वो लेजर वगैरह रजिस्टर सिंपली अंग्रेजी में लेजर बोलते हैं। तो एक लेजर की तरह है, ये हो गया, ये ब्लॉकचेन है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ब्लॉक्स हैं आपके रजिस्टर, वो जो जिस नोड से कनेक्टेड है वो है चेन। ठीक है, ब्लॉक्स की चेन बनी हुई है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। आपको उनके कोड्स होते हैं कि ये मुझे, मान लो मुझे एक से ट्रांजेक्शन करना दूसरे से करना है, तो उसका कोड अलग होगा, हैशटैग उसका अलग होगा। ठीक है, तो दूसरे ब्लॉक से, मेरे ब्लॉक से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, फिर मेरे ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे होती हैं एंट्रीज ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन ऐसे समझाने में ऐसे लग रहा है कि हाँ, और जब पढ़ते हैं तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। देखो, ब्लॉकचेन इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड। ये एडवांटेज है इसकी। अब ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब मैं जहाँ एंट्री कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब वही एंट्री तुम्हारे पास भी जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, तुम्हारे पास भी है लेजर की इंफॉर्मेशन, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लॉकचेन। तो जितने भी लोग उससे एसोसिएटेड हो, सबके पास उस चीज की एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जाएगी कि इस लेजर में इस तरह की एंट्री की गई है, और जिसके पास ऑथराइजेशन के लिए भेजी जाएगी, जो अप्रूव करेगा वो अपनी की लगा के अप्रूव करेगा, तो वो कंफर्म होगी कि हाँ ये एंट्री, अब ये डील डन हो गई। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज a structure that stores transactional records, also known as the block। जिस रजिस्टर में लिखा जाता है वो ब्लॉक हो गया, ऑफ द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस। क्योंकि वही चीज जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो दूसरे के डेटाबेस में भी लिखी जा रही है, दूसरे के रजिस्टर में भी लिख रहा है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ऑफ द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस नोन एज द चेन, इन अ नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू पीयर टू पीयर नोड्स। पीयर टू पीयर पर्सनली कनेक्टेड है। ठीक है, तो पीयर टू पीयर है। टिपिकली दिस स्टोरेज इज रेफर टू एज डिजिटल लेजर, डिजिटल रजिस्टर, डिजिटल लेजर। द डिजिटल लेजर इज लाइक अ गूगल स्प्रेडशीट। मैंने यहाँ चेंजेस किए, जिसके पास और वहाँ भी चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इट कैन बी हैक्ड। ठीक है, कोई ऑथराइजेशन नहीं मांग रहा। ठीक, ये डिफरेंसेस है। तो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी, और ये अनहैकेबल है, तो ये इसको एडवांटेजेस आती है। इन विच द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड स्टोर बेस्ड ऑन एक्चुअल परचेज।
तो मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एनीबडी कैन सी द डेटा बट नोबडी कैन करप्ट इट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस इसीलिए बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि कभी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब भी हम करते हैं, हमें किसी को पे करना है, हमने उसका अकाउंट नंबर डाला, अकाउंट नंबर डालते ही उसमें एक बीच में अथॉरिटी है, बैंक है, ठीक है, बैंक की वेबसाइट है, उसके थ्रू हम लॉग इन करके अपना जो भी ऑथेंटिकेशन है वो डाल के उसके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ना, कि ट्रांजेक्शन मुझे रिसीव करना है या नहीं। मैंने पैसे डाले, वो वहां पहुंच गए, ठीक है, रोक नहीं सकते। बट ब्लॉकचेन में ये अथॉरिटी है कि पहले उसे ऑथोराइज करना होगा, कोई भी एंट्री की गई है अगर कहीं पे तो ऑथोराइज करेगा। नॉर्मल में क्या है कि एक सेंट्रल सिस्टम है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं है, गवर्नमेंट कैन कीप एन आई ऑन योर ट्रांजेक्शन, कितना पैसा कहाँ भेज रहे हो, ठीक है, पैसे का क्या यूज कर रहे हो, सिगरेट खरीद रहे हो या बिस्किट खरीद रहे हो, सब कुछ गवर्नमेंट को पता है थ्रू योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, बट ब्लॉकचेन में क्योंकि अथॉरिटी तुम्हारे पास ही है, ठीक है, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी का कोई काम नहीं। ये ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस हैं, ब्लॉकचेन का ये सिस्टम है। क्योंकि कई जगह वो होते हैं, एंट्रीज कई जगह होती है, इसलिए डेटा बहुत चाहिए, ठीक है, डेटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी, कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी नेक्स्ट आईटी की चीज। ठीक है, ब्लॉकचेन को बस ये चीजें याद रखना नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, आज हमने दो तीन चीजें पढ़ी, मेन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी, इनके बारे में पढ़ा, इनकी एप्लीकेशंस और नोडल एजेंसीज। ठीक है, सेंट्रल बैंक अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, 1940 याद रखना, 1940 के लॉ के उस पर बेस्ड है। अब किसी का क्वेश्चन हो तो बता दो, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। हाँ दिव्यांश बोल। सर, अभी आपने जो समझाया इसमें कि ब्लॉकचेन में अथॉरिटी इज नेसेसरी और नॉट, आई गॉट कंफ्यूज। अथॉरिटी कोई सेंट्रल नहीं, यू आर दी अथॉरिटी, और जिससे अब दो लोग हो, दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप दोनों की अथॉरिटी, कोई बीच में नहीं है। चार लोग हम्म। के बीच अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ चार लोग के बीच बिजनेस हो रहा है, तो चार लोग के पास अथॉरिटी है। ठीक है, ओके। आपके पास अपनी ठीक है। इनकोड, आपके पास कोड्स हैं जिससे वो रजिस्टर को आप एक्सेस कर सकते हो, आपके पास कीज है, रजिस्टर आप ही लोग एक्सेस कर सकते हो, और कोई एक इंडिविजुअली चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी चेंज करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आपके सबके पास जाएगी, सब ऑथोराइज करेंगे जो भी इससे लिंक्ड है। ठीक है, चार लोग अगर हम्म। बिजनेस कर रहे हैं, उसी तरह कि मान लो चार लोग एक रूम में रहते हैं और एक कॉमन हम्म। उनका पैसा है, ठीक है, तो अगर कोई एक निकाल रहा है तो चारों लोग अप्रूव करें तभी निकाल ठीक सकते, अदरवाइज है। नहीं निकाल सकता, या उसमें हम्म। ऐड भी करो तो चारों लोग अप्रूव करें तभी। ठीक है, चारों के तभी अलावा कोई होगा। पांचवा उस पर नजर नहीं रखेगा, ये रूम के अंदर ही रहेगा, जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक, वो उस ओके। रूम के अंदर ही रहेगा जो भी सिस्टम है, उसके बाहर, बाहर से हो सकता है कि आप देखें कि हाँ ये एक ब्लॉक है, एक लेजर है जिसमें ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आप उसके बीच कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते कि ये पैसे और मैं कुछ ऐड कर सकूं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं, पर अथॉरिटी उसमें चेंज करने की नहीं। ठीक है, ओके, सिर्फ देखने की। हाँ, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन, ट्रांसपेरेंसी है कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, इसे दिए, उसे हमने आपस में इतना ट्रांजेक्शन किया, वो ट्रांसपेरेंसी है। ओके सर, थैंक यू। आकृति बोलो। सर अगर इसमें ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं होगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, या वो उस लेजर में रिकॉर्ड होके रह जाएगा बट वो ऑथराइज नहीं रहेगा? जब तक सबके जो जो इन्वॉल्व है जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दोनों लोग जब तक नहीं करते उसे ऑथराइज, तब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। आप एंट्री करोगे बट वो फॉल्स एंट्री होगी, ठीक है, वो उससे हट जाएगा।
दोनों लोग की अथॉरिटी होगी तभी नोट होगा। कि आपने जब ट्रांजैक्शन किया लिखा तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी या जो वो चेक करेगा कि ये अथॉरिटी, तो वो अप्रूव करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, मुझे पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, जब पैसे भेज रहे हैं तभी उसको अप्रूव, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक उसके पास पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए तो एंट्री नहीं होगी। तो सर फिर हम इसके मतलब ये बोलेंगे कि इंडिविजुअल अथॉरिटी होती है या नहीं होती? इंडिविजुअल अथॉरिटी तो है ही है। जिसके पास की है, जिसके पास पासवर्ड है, उसकी तो अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी ओके। मतलब कि हमारे पास पर्सनल अथॉरिटी है हमारे ट्रांजैक्शन की। ठीक है, दूसरी तुम जो अथॉरिटी समझ रहे हो दूसरी अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कि कोई गवर्नमेंट है, हम्म। उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है इसमें। ओके। इंडिविजुअल्स की अथॉरिटी है आपस में। ठीक है, हम दोनों को अगर बीच में ट्रांजैक्शन करना है तो कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले कोई एंट्री करूंगा, वो मेरे बैंक बैंक को इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर बैंक चेक करेगा मेरे पास इतने पैसे हैं, तो बैंक तुम्हारे बैंक में चेक करेगा कि इसे पैसे भेज सकते हैं या नहीं, तुम्हारे बैंक से पूछेगा, फिर वो कहेंगे हाँ ठीक है भेज दो, तो वो भेज देगा। ये पूरा चैनल जो है वो क्रॉस हो जाता है। मैंने डायरेक्ट कहा कि मुझे इतने पैसे देने हैं, मैंने कहा ठीक है, यस एक्सेप्टेड, तो हो गई एंट्री, मैंने दे दिए पैसे। ठीक है, अभी क्रिप्टो करेंसी जब आगे पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी, तब और समझ आएगा कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, कि कोई पैसा नहीं है फिर भी क्रिप्टो करेंसी मिलियंस में बिका है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ना कि ट्रांजेक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है। सर जैसे हम जीपे पे हम्म। अगर बिल पेमेंट करते हैं, तो हम्म। जब हम बिल पेमेंट कर रहे हैं तो जब दूसरी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं पहले वो अप्रूव करेगा तभी हम बिल पेमेंट कर पाएंगे, लाइक दैट। अच्छा, ब्लॉकचेन में हाँ ऐसे। हाँ। उसमें अगर उसके पास, अगर ये कर दिया जाए तो उसके पास पहला ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट 100 रुपीज, एक्सेप्ट क्लिक करेगा तभी आएगा, तो ऐसे होगा ब्लॉकचेन में। ठीक है फिर डन आज का कितना ही। और दूसरी चीज, एक चीज और कहें, देखो एक 15-20 मिनट का दिन का एक असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट कैसा, इसका नहीं है, साइंस एंड टेक का, पर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक टॉपिक, जैसे मान लो फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, ठीक है, ये मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तुम्हें उसकी स्कीम्स देखनी है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स, दिन में 2 दिन में जब भी क्लास लेंगे तब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उससे क्या होगा स्कीम्स हमारी प्री आते आते कवर हो जाएंगी। और अलग अलग सेक्शन की होंगी, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर हो गया, वुमेन रिलेटेड हो गया, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमईज, फार्मर्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे ऐसे बस एक सिंपल मैं वर्ड दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, वुमेन, या चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे। ठीक है, कई होंगी जो ओवरलैप करेंगी, जैसे मैंने सिर्फ लिखा चाइल्ड। ठीक है, तो वो स्कीम हो सकता है वुमेन में भी ओवरलैप करे, क्योंकि मोस्टली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। ठीक है, मैटरनल, न्यूनेटल, ये सारी केयर साथ साथ चलती है। ऐसे स्किल डेवलपमेंट में हो सकता है इंडस्ट्री भी कोइंसाइड करे। ठीक है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री लिखूंगा, इंडस्ट्री की स्कीम्स देखनी है, और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट अगर लिखता हूँ तो स्किल डेवलपमेंट में भी इंडस्ट्री इंडस्ट्री वाली स्कीम्स भी इन्वॉल्व होगी। तो ऐसे ओवरलैप होंगी तो कई थोड़े डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उनमें देखना क्या है, मोस्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, बेनिफिशियरीज कौन कौन है, ठीक है, और मेजर पॉइंट्स कि क्या करती है इसकी। ठीक है, बेनिफिशियरीज, सेंटर और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक, ये 3-4 चीजें हर स्कीम की देखनी। सारा उसका 4-5 पेज या पूरे पीडीएफ बहुत सारी आ जाती है, वो नहीं पढ़ना। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मिनिस्ट्री, पहले सबसे पहले मिनिस्ट्री लिख लेना, बेनिफिशियरीज लिख लेना, बेनिफिशियरीज का एज ग्रुप भी और कैटेगरी भी। कई में एज ग्रुप आएगा, पेंशन स्कीम्स आएंगे तो उसमें एज ग्रुप आएगा। ठीक है, एज ग्रुप लिख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड, या अगर दोनों शेयर करना है तो कितना कितना परसेंट। ठीक है।
ठीक है फिर चलो, गुड नाइट। सर हाँ एक हाँ मिनट, एक डाउट और है। सर हाँ जब हम इतना कुछ कवर कर रहे हैं तो क्या आप एक क्लास ये केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन से भी ले सकते हैं, जैसे ये बिस्फेनॉल है, हाँ, ट्रिक्लोसन, मतलब पॉल्यूटेंट्स वगैरह पे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, उनसे भी ले लो। तो ठीक है, थैंक्स। केमिस्ट्री वाले, बट वही वही टॉपिक्स जो, मतलब केमिस्ट्री के ऐसे अगर बेसिक्स में जाएंगे बहुत सारे, तो इन्हीं पे लेंगे जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला। मेनली वही सर, ये जो पॉल्यूटेंट्स वाले रहते हैं ना, हाँ वही जिन पे। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर।